अंडरस्टैंडिंग और होता क्या है, केसेस को हम लोग किसा बनाते हैं. Probability of A solving a question is 3/4. Probability of B solving a question is 2/3. What is the probability that the question is solved? What is the probability that question is solved? आप थोड़ा सा करें, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जो हमारा ये इस वाले में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 176 है. इस तरह क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें इन प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं शायद. अगेन अब ये देखें कि इसमें ना ये इसमें देखें ये हो क्या रहा है बेसिकली. प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ रही है? वैसे आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं. हाँ जी, इसकी मतलब एक तो 3/4 मैंने इन दोनों का लिया है कि मतलब इस तरह के जो रेन वाले क्वेश्चन मैंने देखे थे कि प्रोबेबिलिटी इसकी ये है एंड देन यू सिंपली मल्टीप्लाई दैट 100%. अब आपका पता है होता क्या है कि आपका A solves a question and B solves a question. ओके, अब थोड़ा सा देखें कि A है और B है. A सॉल्व करता है, उसकी कोई बेरिंग नहीं है B सॉल्व करता है कि नहीं करता है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अब सिचुएशन क्या होती है कि आपके टोटल केसेस कितने बनते हैं. ये कोई अगेन हम लोग कोई नई चीज नहीं करी, हम लोगों ने हमेशा ही देखते हुए हैं टोटल केसेस आपके बनते हैं कि A भी सॉल्व ना करे, B भी सॉल्व ना करे. और फिर क्या एक और केस क्या बनता है कि A भी सॉल्व कर ले और B भी सॉल्व कर ले. एक और केस क्या बनता है कि A सॉल्व ना करे और B सॉल्व कर ले. एक और केस क्या बनता है कि B सॉल्व कर ले और A सॉल्व कर ले और B सॉल्व ना करे. ठीक है, अगेन अब ये आपके टोटल केसेस बनते हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 3/4, और फिर इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 1/4. Probability of B solving a question is 2/3. Then probability of B not solving a question is 1/3. Okay. Question आपका क्या था? What is the probability that question is being solved? अब अगेन जहां से अब आपके पास जब ये वाले केसेस आ जाते हैं ना, आप यकीन करेंगे हर तरह के क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं. What is the probability that at least a question is being solved? This is the probability. ये आपकी क्या बन रही है कि ये आपकी ये बन रही है कि A does not solve and B solves, or A solves and B does not solve, or A solves and B solves. ये आपकी टोटल ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, और इसका आंसर ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड. ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A not solving a question is 1/4, and का मतलब मल्टीप्लिकेशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ B solving a question is 2/3, और का मतलब मुझे पता होता है कि प्लस आ जाता है, एंड का मतलब होता है मुझे मल्टीप्लाई आ जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 3/4, B नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ B सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 2/3. इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड. क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है इस वे में भी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इस वे में भी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इस वे में भी. ये गेम ये कोई नई चीज हम लोगों ने की, हम लोग हमेशा इस तरह के केसेस बनाते रहे. और आपका ये क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉल्व्स द क्वेश्चन, तो फिर ये हो जाता. प्रोबेबिलिटी दैट A सॉल्व्स द क्वेश्चन, तो फिर आपका ये हो जाता और आपका ये दोनों हो जाता. प्रोबेबिलिटी दैट ओनली A सॉल्व्स द क्वेश्चन, तो फिर ये हो जाता. प्रोबेबिलिटी दैट B सॉल्व्स द क्वेश्चन, तो फिर आपका ये हो जाता, और फिर हम लोग ये भी हो जाता. प्रोबेबिलिटी दैट ओनली बी सॉल्व्स द क्वेश्चन, तो फिर अगेन ये हो जाता. ये सारी जो ओनली बी वाली जो सारी चीजें ना, आपने देखा होगा कि ये कुछ हमें और चीज की तरफ भी रेफर कर रही हैं, जो कि सेट थ्योरी होती है, राइट?
हाँ जी। सेट थ्योरी में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है, इसलिए मेरा ये था कि हम लोग ना इसके बाद फॉरन सेट थ्योरी करेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी एग्जैक्टली वो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से मिलती जुलती होती है, उसी के अगेन उसकी एक्सटेंशन होती है। तो ये सारा ये केसेस बन रहे होते हैं आपके, ये सारे ये केसेस बन रहे हैं। लेट मी रिपीट कि क्वेश्चन आपका जो होता है उसमें आपने ना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रखना होता है। दिस इज ट्रू फॉर पीएनसी, दिस इज ट्रू फॉर प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज ट्रू फॉर सेट थ्योरी एज वेल। सेट थ्योरी में तो इनफैक्ट ये जो वर्ड होता है ना ओनली का, ये की होता है। और इनमें हम लोगों ने और भी देखा था कि ये वाले वर्ड्स होते हैं एटलीस्ट या फिर ओनली या फिर एनी, ये की वर्ड्स होते हैं। ये की वर्ड्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपने बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये था कि what is the probability that the question is being solved। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी सॉल्व हो रहा है, वो यहाँ से सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है। अगर मुझे ये कहा जाता, ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स अ क्वेश्चन। अगर मुझे ये कहा जाता प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स अ क्वेश्चन, तो फिर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लेता कि B solves but A does not solve, and B solves and A solves. In both the cases question B solves the question. Probability that question is being solved, तो ये सारे तीनों केसेस आ जाते हैं। Probability that only एक solves a question, तो फिर ये जस्ट ये वाला केस आ जाता है, ये वाला केस, ये वाला पूरा केस आ जाता है। जस्ट A solves the question, A solves the question, सिर्फ ये वाला केस है। इसमें भी ये है कि A solves and B does not solve, ये वाला केस आया था। मेकिंग सेंस के नहीं? ये वाला ये केस है कि 100%। A solves a question, only B solves a question, none of them solves a question, at least one of them solves a question, question is being solved, none of them solves a question, all of them solves a question। ये सारे जो केसेस हमारे पास आते हैं, और क्वेश्चन at least two of them solves, अगर एक तीसरा बंदा भी आ जाता तो फिर उसमें ये चीज हो जाती। मेकिंग सेंस के नहीं? अगर एक देख लेते हाँ हैं, जी। अगेन देख लेते हैं कि probability that A solves a question is 3/4, probability that B solves a question, probability that B solves a question is 2/3, probability that C solves a question is 1/4। तो इनका मतलब ये होता है कि probability that A does not solve a question is 1/4, 1/4, और probability that 1/3। B does not solve a question is 1/3, and probability that C does not solve the question is 3/4। ये मेरे पास आ जाती है सिचुएशन। और अब मैं अगर ये देखता हूँ कि A, B और C, इसके टोटल कितने केसेस बनेंगे? इसके टोटल 8 केसेस बनेंगे। नन सॉल्व्स अ क्वेश्चन, नन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऑल वाले में हम लोग लेके जाते हैं कि ऑल सॉल्व्स अ क्वेश्चन, और फिर एग्जैक्टली वन सॉल्व्स अ क्वेश्चन। तो वो किस तरह हो जाता है? जब आप इसको इसको करें तो इसको डिस्कस करते हैं, आप पूरे केसेस इसके ड्रॉ करें, कितने केसेस बनते हैं। probability that exactly one solves a question, तो फिर क्या हो जाता कि ये सॉल्व किया, इसने सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व नहीं किया, हाँ जी। इसने सॉल्व नहीं किया, इसने भी सॉल्व नहीं किया, इसने भी सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व किया। तो ये था कि exactly one solves a question। अब exactly two solves a question, तो क्या हो जाता? exactly two, ये था exactly one, हाँ जी। कि इसने exactly two सॉल्व किया, इसने सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व किया, इसने सॉल्व किया, उसके बाद इसने सॉल्व किया, इसने सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व किया, और फिर इसने भी सॉल्व किया, इसने भी सॉल्व किया, इसने सॉल्व नहीं किया। ये आपके पास अब हाँ जी। टोटल, अब आपके पास जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। probability that exactly one solves a question, तो फिर मैंने ये वाली सिचुएशन लेनी है। probability that exactly two solves a question, तो ये। probability that question is solved, तो फिर ये। probability that all three of them solves, तो फिर ये। probability that none of them solves question, ये। probability that at least one solves a question, तो all minus one, all minus none हो जाता है। ये तो all के केसेस होते हैं, ये आपके पास हाँ none जी। होता है। probability that exactly at least one solves a question, तो all minus none हो जाता है। probability और that माइनस। at least two solves a question, तो all minus none minus exactly one हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये सारा कुछ, नहीं? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो आपके पास ये केसेस बनते हैं। अगेन अब एग्जैक्टली थोड़ा सा देखें, अब थोड़ा सा देखें, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ताकि मैं कनेक्शन को डेवलप कर सकूं। ये जो चीजें होती है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये 3 तक का जो होता है, ये आपकी एग्जैक्टली जो सेट थ्योरी होती है, वेन डायग्राम, वहां भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है। अगेन आज हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन जस्ट क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है सेट थ्योरी का कि देयर आर
there are again 50 students in a class. Some of them जितने भी 20 play cricket और 10 प्ले फुटबॉल और 10 प्ले हॉकी, तो फिर आपके रीजन्स बनते हैं, गेन इस तरह के रीजन्स बनते हैं। टोटल आपके कितने रीजन्स बन जाते हैं? टोटल आपके 8 रीजन बन जाते हैं। 8 रीजन किस तरह बनते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अगेन हम लोग नन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ऑल तक जाते हैं। नन में अगेन क्रिकेट आ जाता है, फुटबॉल आ जाता है, हॉकी आ जाता है। इनमें डेफिनेटली एक रीजन ये होता है जो कोई भी प्ले नहीं करते, कोई भी नहीं प्ले करते, वो बाहर आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास ऑल आ जाता है, राइट। एक इस तरह के भी सही है। स्टूडेंट्स होंगे जो अगर ऑल 50 हैं तो शायद 5 हो वो कोई भी प्ले ना करें, वो ना क्रिकेट प्ले करेंगे, ना फुटबॉल प्ले करेंगे, ना हॉकी प्ले करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ये आते हैं कि जो तीनों प्ले करते हैं, और वो ये वाला रीजन होता है। ये ठीक रीजन है होता जी। है तीनों प्ले करते हैं, ये क्रिकेट भी प्ले करते हैं, फुटबॉल भी प्ले करते हैं, हॉकी भी प्ले करते हैं। इसके बाद मेरे पास एक वो रीजन आ जाता है जो कि एग्जैक्टली 1 का रीजन होता है, जो कि एग्जैक्टली 1 का रीजन जो होता है वो ये वाला रीजन हो जाता है सर थ्योरी में। अगेन आज एजेंडा नहीं था, लेकिन हम लोग क्योंकि एक ही चीज बात कर रहे थे, वो एक ही चीज है यहाँ पे। ये है हाँ कि जी। एग्जैक्टली 1 प्ले करते हैं। अब एग्जैक्टली 1 जो प्ले कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो या फिर ओनली अगेन एग्जैक्टली 1 में क्या हो सकता है कि आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं लेकिन फुटबॉल प्ले नहीं कर रहे और हॉकी प्ले नहीं कर रहे। क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और फुटबॉल और हॉकी प्ले नहीं कर रहे, तो मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी। ये ओनली क्रिकेट है, ये ओनली क्रिकेट है। और ये पूरा जो है ये एग्जैक्टली 1 का हो जाता है, एग्जैक्टली 1। ये वाला जो था ये ओनली क्रिकेट था। ओनली जो फुटबॉल होगा वो कौन सा रीजन होगा? वो ये वाला रीजन होगा। अगेन मैं हाँ कोई जी। दूसरा कलर ले आता हूँ उसमें, ये जो अगेन मेरे पास कलर्स इनफैक्ट अभी ज्यादा है नहीं, लेकिन इसको मैं ऐसा दे सकता हूँ। ये वाला ओनली फुटबॉल का रीजन होगा। ओनली फुटबॉल क्या है कि फुटबॉल खेला जा रहा है लेकिन क्रिकेट नहीं खेला जा रहा और हॉकी भी नहीं खेला जा रहा। और अगेन ओनली जो हॉकी है वो कौन सा रीजन है? ओनली हॉकी का रीजन जो है वो ये वाला रीजन है। आप सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं और आप बाकी जो कोई और नहीं खेल रहे। और ये पूरा अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एग्जैक्टली 1, तो फिर पास जो ये वाला क्वेश्चन है ना, वो ये था कि अगेन हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 3 लोग हैं। अगर एक ही प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग द क्वेश्चन की अगर ये होती है 3/4, तो इसके नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय ए, नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो यहाँ पे मेरे पास 1/4 बन जाती है, ठीक है। हाँ जी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 3/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 1/4, राइट। हाँ जी। अगर मैं ये बात करता हूं कि अगेन दो ही अगर बंदे थे, एक बी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज 2/3, then probability of B not solving a question is 1/3. What is the probability that question is being solved? Question again टोटल केसेस क्या बनेंगे कि दोनों ने सॉल्व नहीं किया, ए और बी ने। हाँ और जी, एक और एक ने केस क्या किया। बन जाएगा कि अगेन इसने सॉल्व किया लेकिन इसने सॉल्व नहीं किया, इसने सॉल्व नहीं किया लेकिन इसने सॉल्व कर लिया। और फिर एक और केस क्या बनेगा कि दोनों ने सॉल्व कर लिया। ये टोटल आपके पास केसेस दोनों सॉल्व। बनेंगे। अब आपके पास ये सिचुएशन सामने आ जाती है, फिर आप कुछ भी बता सकते हैं। आपके अगर ये क्वेश्चन था कि बोथ ऑफ देम सॉल्व्स अ क्वेश्चन, तो फिर मैंने टोटल ये लेना था, सिर्फ ये लेना था। अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्व्स अ क्वेश्चन तो फिर ये लेना था। ए सॉल्व्स ओनली ए सॉल्व्स अ क्वेश्चन, ओनली ए सॉल्व्स अ क्वेश्चन, तो फिर ये वाला केस मैंने लेना था, ये वाला जिसमें ए सॉल्व्स एंड बी डज नॉट सॉल्व। अगर ए सॉल्व्स अ क्वेश्चन ये वाला होता और ओनली ना लिखा होता, तो फिर मैंने अगेन ये वाला केस लेना था, ए सॉल्व्स अ क्वेश्चन हियर एंड ए सॉल्व्स अ क्वेश्चन हियर एज वेल। तो ये वाला केस होता और ये वाला केस होता। हाँ जी। ठीक है, मेकिंग और सेंस? अगर हम एटलीस्ट हाँ जी, जबरदस्त, ठीक है, समझ जाए। अगर हम एटलीस्ट कर देते एटलीस्ट 1, तो फिर हम जो तीनों केसेस हैं उनको कैलकुलेट करते, तो फिर हम एटलीस्ट वाला आंसर निकालते। अगेन या एटलीस्ट वन इसमें का कोई मतलब किसी। ये कि ये वाला केस मेरे पास आ जाता, ये केस आ जाता, ये केस आ जाता। मेरा मतलब हाँ जी। का ये था कि ये वाला सॉल्व और ये वाला केस आ जाता और ये वाला केस आ जाता, प्लस इनके बीच में आ जाता एटलीस्ट वन सॉल्व्स द क्वेश्चन। तो ए सॉल्व बट ए सॉल्व्स एंड बी डज नॉट सॉल्व, बी सॉल्व्स बट ए डज नॉट सॉल्व, ए सॉल्व्स एंड बी हाँ जी। सॉल्व। तो ठीक इसको है। हमें हमें तीनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें वो पिज़ेरिया वाला चक्कर नहीं है कि नहीं हम फिर, जो है ना वो।
नहीं, अब आप ये देखेंगे ये जो पूरा है ना, पूरे जो केसेस प्रोबेबिलिटी में बनते हैं, प्रोबेबिलिटी में जो पूरे केसेस बन जाते हैं, पूरे केसेस यानी कि हर तरह का केस, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, प्रोबेबिलिटी में इन सारे केसेस को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये 1 आ जाता है। अगर मुझे यहाँ हाँ जी पे वो थे कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम लोग चूज कर सकते हैं, यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी इन ऑल द केसेस, इन सारों की जो केसेस को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 की बनती है। यानी कि हाँ आपने जी एक इवेंट सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा, इस सारे केसेस का समेशन प्रोबेबिलिटी में 1 के बराबर हो जाता है। देख रहे सही हैं? है, सही है अली भाई, समझ गया मैं। हाँ जी समझ गया। और तो हम फिर क्या करेंगे, हम ये नन वाला जो केस है ना, नन सॉल्व, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, इस तरह ही है ना? अगेन 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 1 में से मैं माइनस में नन कर देता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। हाँ जी, और मेरे हमारे पास पास ये सारे आ जाएंगे कि अगेन सही अगेन है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन होती कि 3 लोग होते हैं, 3 लोग होते तो फिर क्या हो जाता, ए हो जाता, बी हो जाता, सी हो जाता, नन सॉल्व्स ये हो जाता, और हाँ जी और फिर ऑल सॉल्व्स का ये वाला केस हो जाता, और हाँ प्रोबेबिलिटी जी, दैट एटलीस्ट 1 सॉल्व्स तो क्या हो जाता कि 1 माइनस नन हो जाता, 1 1 माइनस 1 आ माइनस नन जाता कर है, देते सही है। और फिर आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सॉल्व्स द क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब समझ आ गई है। हाँ जी ठीक ठीक है। है, हाँ जी क्लियर हाँ है? जी, ये इजी था। हाँ जी ठीक है, अगेन आप नहीं, वो हम लोगों ने सारी चीजें ये पहले हर जगह ऐसा के केसेस हम लोग देखते रहे हैं। हाँ जी आप अब देखें कि आपके पास अगर ये वाला क्वेश्चन था जो कि 176 क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये हो रहा है 176 क्वेश्चन में कि 176 क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 176 क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, फ्रॉम एन अन कंटेनिंग 20 मार्बल्स, अगेन देखते हैं, और मैंने जो पहले भी अन का किया हुआ है उसके भी थ्रू देख लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेशक ले आते हैं बीच में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हम लोगों ने अन के क्वेश्चन तो किए हुए हैं, और यहाँ पे 20 मार्बल्स टोटल हैं, उनमें से कुछ रेड हैं और फिर जो बाकी होंगे वो 20 माइनस आर है। ये 2 कैटेगरीज मुझे गिवन है, राइट, 20 माइनस आर की हाँ जी कैटेगरी है, ठीक है, और या फिर रेड है और फिर या फिर नॉट रेड है, नॉट अगर रेड, ये इस तरह की कैटेगरी हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इवेंट क्या है कि आपने 2 मार्बल्स को चूज किया, आपने मार्बल 1 चूज किया और फिर आपने मार्बल 2 चूज किया, विद रिप्लेसमेंट चूज किया, यानी कि वन आफ्टर दी अदर आपने चूज किया, आपने मार्बल 1 चूज किया और आपने मार्बल 2 चूज किया, ठीक है। हाँ जी अगेन अब आपकी क्या हो सकती थी, आपका ये हो सकता था कि इसमें 2 केसेस हो सकते थे कि जो पहला आपने मार्बल चूज किया वो रेड था, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चूजिंग, आपने जब 2 मार्बल्स चूज कर लिए उनमें से एग्जैक्टली 1 जो था वो रेड था, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है वो है 0.18, यानी कि आपने पहला जो मार्बल अगर चूज किया वो रेड था, तो जो दूसरा है वो एंड के बाद वो रेड नॉट आ जाएगा, हाँ जी और अगर आपने पहला अगर चूज किया रेड नॉट, तो जो दूसरा है वो फिर आपके पास नेसेसरीली रेड आना चाहिए। आपके पास ये केस हाँ और जी ये केस, जब आपने 2 मार्बल चूज किए एग्जैक्टली 1 रेड मार्बल का यही बनता है, और ये मेरे पास गिवन थी 0.18 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड मार्बल जो गिवन है वो मेरे पास है R/20, R/20, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, जब रिप्लेसमेंट हो गई तो 20 बीच में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चूजिंग नॉट रेड मार्बल, यानी कि इसमें से वो आ जाएगा 20 माइनस आर, या फिर मैं उसको ये भी कह ठीक है अली सकता भाई, हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश, और आर डैश जो है आर डैश इज इक्वल टू 20 माइनस आर है, ठीक है। आपके पास आपने क्लियर दो है। चूज किए तो या फिर ये होगा और ये होगा, अगर आपका पहला जो चूज किया था वो या फिर आपके पास रेड होना था या फिर आपके पास रेड नॉट होना था। रेड नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी थी, 20 माइनस R/20 होनी थी। अगर आपने पहला रेड नॉट चूज कर लिया तो फिर दूसरा नेसेसरीली रेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, R/20 थी। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है कि वो 0.18 है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग 2 मार्बल्स चूज किए, उन 2 मार्बल्स में से एग्जैक्टली मैंने जो रेड मार्बल 1 टाइम चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब मेरे पास अगर ये क्वेश्चन ये हो जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एग्जैक्टली 2 मार्बल्स, तो वो मेरे पास गिवन हो जाती 0.7 हो जाती, तो फिर वो इक्वेशन कैसा बनती कि रेड मार्बल मैंने चूज किया और रेड मार्बल मैंने चूज किया, तो रेड मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो R/20 थी, और अगर रिप्लेसमेंट मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास दूसरी प्रोबेबिलिटी भी R/20। इस इवेंट की गिवन प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बोथ द मार्बल्स रेड इज 0.7। अगेन मेरे पास अगर ये वाला इवेंट हो जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग
both the marbles which are not red, तो फिर क्या हो जाता r dash upon 20 and r dash upon 20, और हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं रखने के बाद, वो मुझे गिवन होती है कि वो 0.1 है, तो मेरे पास ये हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बोथ द रेड मार्बल्स। अभी मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एग्जैक्टली वन रेड मार्बल व्हेन टू मार्बल्स आर ड्रॉन, टू मार्बल्स आर ड्रॉन, और मैंने अगर एग्जैक्टली वन मार्बल की प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है, उनमें से एक जो है एग्जैक्टली एक है वो रेड है, दो मार्बल मैंने ड्रॉ किए, तो पहला मार्बल जो रेड हो जाएगा या फिर वो रेड नॉट हो जाएगा। अगर पहला मार्बल रेड है तो दूसरा मार्बल डेफिनेटली रेड नॉट होना चाहिए। ये वाला केस चलेगा और ये वाला केस चलेगा कि पहला अगर रेड नॉट चूज किया तो दूसरा जो नेसेसरली रेड होना चाहिए। ये वाला केस और ये वाला केस चलेगा, और इस वाला जो केस है इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है कि वो है 0.18। नहीं, नॉट मेकिंग सेंस कि इट्स मेकिंग सेंस। अगर आप कहते हैं तो हम लोग 100% मेकिंग सेंस, 100% मेकिंग सेंस। परफेक्ट। अगेन अगर यहाँ सुपर पे क्लियर है, मतलब आप इसकी वजह से मेरे दो तीन कांसेप्ट जो है ना फर्दर थोड़े से रिफाइन हो गए। परफेक्ट। अब आपकी ये सिचुएशन है कि आपके अगर यहाँ पे अगेन कुछ और ये वाला क्वेश्चन, इसकी वेरिएशन ये हो जाती कि अगेन इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, फ्रॉम एन अनकंटेनिंग 20 मार्बल्स सम ऑफ व्हिच आर रेड, 2 मार्बल्स आर सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता तो यहाँ पे अगेन 19 आ जाता, यहाँ पे भी 19 आ जाता, यहाँ पे 19 आ जाता, यहाँ पे भी 19 आ जाता। तो फिर अगेन मैं सिर्फ ये जो जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो हमेशा जो कि आपने दूसरी वाली अटेम्प्ट करनी है उसमें एक डिनोमिनेटर कम होता होता है, फिर आपने अगर एक और उसमें ड्रॉ करना था तो वो अगेन कंटिन्यूसली एक और कम होता जा रहा होता है, क्योंकि ये टोटल होते हैं। टोटल आपके 20 थे, अब टोटल आपके 19 हो गए, टोटल आपके 18 हो गए। जब रिप्लेस आप करते जा रहे हैं तो ये 20 था और ये भी डिनोमिनेटर 20 था और ये भी डिनोमिनेटर 20 था। ठीक है, अगेन आपको किसी भी तरह की वेरिएशन आ जाए और क्वेश्चंस को ना चेंज किया करें। अगेन जो बिलाल यहाँ पे क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा खुद चेंज करो, अगर ये चेंज आ जाता ये क्या हो जाता, इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। आप इसको चेंज करें और देखें अगर ये होता तो फिर ये हो जाना था, ऑफ कोर्स अगर ये होता, अगर एक और मार्बल आ जाता तो फिर क्या हो जाता है, एग्जैक्टली वन मार्बल। अगर मेरे पास अगेन अगर मैंने 3 मार्बल्स ड्रॉ किए होते, मार्बल 1, मार्बल 2 और मार्बल 3, और एग्जैक्टली वन मार्बल जो होता उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन होती 0.18 की, तो फिर क्या होता, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होती वो मेरा रेड होता, और जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होती वो रेड, वो अगेन यहाँ पे अगर वो नॉट रेड होता वो भी नॉट रेड होता। इस तरह के केसेस हो सकते थे कुछ। ठीक है, बट आई वांट टू से कि आप फिर इस तरीके से उसको आगे लेके जा सकते थे कुछ करके। सही है ये ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सुपर क्लियर है जी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगेन अब सॉल्व जल्दी से करें और देखिए कि आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है जी, इसका आंसर आ रहा है 2 and 36। मैंने सॉल्व कर दिया था। नहीं, आपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करें देखें। हाँ जी, ये आंसर जो निकला ना इसका, ये दो केसेस बनेंगे ना, 2r/20 into r-20/20 is equal to 0.18। So from here we have r into r-20, दो फैक्टर्स बनेंगे और is equal to 36। So these two factors can be equal to 2 and 18। तो जो आंसर्स में गिवन है ना 2 और 18 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे r into r-20 is equal to 36 बन रहा है। So we can break it down into two factors, 2 into 18। परफेक्ट, ठीक है। So तो it could be equal to 2 or equal to 18। 100% क्लियर, 100% क्लियर। ये हाँ जी, ये हो जाना चाहिए था, पहली टर्म में हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए। बस आप ये देखें कि आप ना रश ना करें। अगेन आपको आपका केस हम लोग बिलाल में तकरीबन हम लोग हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का डिस्कस कर रहे हैं, तो बिलाल का भी मैं बिलाल भी ये कि आप ना रश ना करें। आपके पास इस तरह तो है नहीं कि आपने एक हफ्ते बाद टेस्ट दे देना है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैं समझे अगेन 100% चीज़ों को वेरी करें, रश बिल्कुल ना करें, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करें कि यार चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती तो फिर क्या हो जाता, अगर वो हो जाता तो फिर क्या हो जाता। मैं उसको, और चीज़ें क्योंकि चेंज होकर 100% आती हैं, लेकिन जब आपको फंडामेंटल एक की अंडरस्टैंडिंग होती है तो चीज़ें जब चेंज हो भी जाती हैं वो 100% मैनेजेबल होती है। अगेन और दूसरा यही है कि जो मैथ्स है तो इसमें इनफैक्ट मैथ्स में तो 100% ही नंबर आते हैं हमेशा ही, इसमें कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। ठीक है जी, अब हम लोग अगर एक और क्वेश्चन देखें जो आपका वो वाला क्वेश्चन था वॉल्यूम वन का, जो अगेन इसमें आप ये देखें कि इसमें क्वेश्चन में क्या था। अक्सर में इस क्वेश्चन में ना एक चीज इसने यहाँ पे यूज हुई है,
क्वेश्चन नंबर 187। अब इसमें ना होता क्या है कि आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ रहे हो, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में ये नंबर थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5, आपके 5 नेचुरल नंबर्स जो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें आपके कितने पेयर बन सकते हैं? आपका एक ये पेयर बन सकता है, दूसरा आपका ये पेयर बन सकता है, तीसरा आपका ये पेयर बन सकता है, चौथा आपका ये पेयर बन सकता है। यानी कि आपके जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें आपके 4 पेयर्स बनते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के। आपके जो फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें आपके 9 पेयर्स बनते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट 20 आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आपके फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके 19 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के पेयर्स बन जाते हैं। पेयर्स जो होते हैं, अगेन आपके अगर देखें आप इसको सिंपल करके, अगर आपके 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, आपके 3 होते हैं जो कि 1 2 3 आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो उसमें पेयर्स कितने बनते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के? आपके 2 पेयर्स बन रहे होते हैं। आपके अगर सिर्फ 2 हैं तो आपका सिर्फ एक पेयर बन रहा होता है। अगर आपके 2 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव तो एक पेयर बनेगा। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आपके 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के पेयर्स बनेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रैंकली, लेकिन इसमें यही था। अगेन आप इसको ऑन द फ्लाई हमेशा ही कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है नंबर थ्योरी का। नंबर थ्योरी में जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आते हैं वो डिफरेंट केसेस में आते हैं। उसमें नंबर थ्योरी में जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो उनमें से एक जो होगा वो नेसेसरीली 3 का मल्टीपल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऑन द फ्लाई भी मैनेज कर सकते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में फिर आप ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हम लोगों को क्या थी, जो हम लोगों को मांगा था यहाँ पे, वो ये था कि एक मिनट, जस्ट लेट मी ओपन द क्वेश्चन। वो ये था कि a bag contains 100 marbles. Each marble was with a different positive integer 1 to 100 if 2 marbles are selected and random and without replacement. तो अगर without replacement हो रहा है तो फिर किस तरह आपने इसको हैंडल करना था? ये वही था। आप देखें इसको अगर ये होता है कि नहीं होता है। इसके बाद आपके टोटल फेवरेबल केसेस जो हैं वो आपके 99 बनेंगे और 100 C2 कुछ तरह की आपका डिनोमिनेटर आएगा। देखिएगा, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी, हो गया। ठीक है। आपका बाकी वही रह जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 1 by 50, 1 by 50। हाँ जी, यही ठीक है। आंसर है इसका। अगेन हाँ आप जी, ये देखें कि चीज़ों का थोड़ा सा वेरी करके देखें। अब आपने आज यही करना है इनफैक्ट कि आपने ना जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उन सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखें और फिर देखेंगे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, ये किस तरह चेंज, क्वेश्चन किस तरह चेंज हो जाता है। इसको इसकी जगह अगर विदाउट विद रिप्लेसमेंट होता फिर ये किस तरह का हो जाता है। इसमें मैं अगर थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लेता हूँ तो फिर ये क्या हो जाता है। आज आप ये सही है। करें तो फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग देखते हैं। आज का एजेंडा इनफैक्ट हमारा ये था कि मेरा इनफैक्ट अभी एक और सेशन है, इसलिए मुझे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा अभी, क्योंकि ठीक है, आज ये बस ये 26 को ना हमारा एसएटी फारा हो रहा है, तो फिर मेरा थोड़ा सा बोझ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, इसलिए चलिए मुझे फिर हम थोड़ा सा मतलब इसको करेंगे, थोड़ा एक्सपेडाइट करेंगे। ठीक अभी है, आप ये करें एग्जैक्टली अभी आप ये करें इंशाल्लाह कि जो बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर चेंज करके देख सकते हैं। देखें एक हम लोगों ने अगेन आप ये देखें कि आप क्वेश्चन आपसे क्यों गलत हो जाते हैं। ये वाले जो दोनों क्वेश्चन थे ये भी आपसे क्यों गलत हुए, ये नहीं होने चाहिए थे गलत। हाँ जी, ये होने चाहिए था स्पेशली। चले इसकी तो मैं नहीं 87 का था, लेकिन वो दूसरे वाला डेफिनेटली होना चाहिए था। ठीक है, मैं जल्दी से मैं थोड़ा सा मैं रैप अप करता हूँ और फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली निकलना पड़ेगा। लेकिन ये कि आज का एजेंडा जो था ना आपका वो था कि हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर आप कहते हैं उसको देख लेते हैं, लेकिन वो हम लोग बहुत तफसील से शायद ना देख सकें चले हम इसको बाद में कर लेते हैं, मतलब क्योंकि हम ये चले अगर बहुत रश नहीं करते। मैं आपकी एडवाइस के मुताबिक ही चलता हूँ, हम रश नहीं करते, तो हम बिल्कुल इसको रश जो है ना अगेन बाद में देख लेते हैं। अगर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा अगर हमें टाइम मिल जाता है ना, मेरे ख्याल से अगर 1 घंटे का भी हमारा सेशन हो जाता है तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ वो 5-10 सेकंड्स में होने चाहिए वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें 1 घंटे का कम से एक सेशन चाहिए। हाँ जी, चले हम वो बाद में कर लें, कोई मसला नहीं है भाई।
ठीक है, तो मैं बस जल्दी से रैप अप करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी हैं 5-6 मिनट हैं। मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ जो भी डिस्कस किया हमने, हाँ जी। कि आपके पास अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि एक क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड, तो आपके केसेस बनते हैं। और जब आपने केसेस हाँ में जी। इन्यूमरेट कर दिया कि A solves a question is 3/4, तो B is not solving a question जो हो जाएगा, probability of A not solving a question, ये हमेशा मैंने देखते हैं। क्योंकि अभी मैं एक और स्टूडेंट थे, उनको मैं इंटीग्रेटेड रीजनिंग करवा रहा था। इंटीग्रेटेड रीजनिंग में ना अगेन एक क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, वो इंटीग्रेटेड रीजनिंग में क्वांट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। वो एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन ही था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। और इंटीग्रेटेड रीजनिंग अगर आपने कंसल्टिंग में जाना होता है, जैसा मैकेंजी, बेन या बीसीजी में, इंटीग्रेटेड रीजनिंग का इतना आसान होता है इसमें से परफेक्ट स्कोर लेना, और उसमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपने सारी चीजें पहले की होती हैं। और वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड रीजनिंग में, ये वाला क्वेश्चन ही था जो हम लोग देख रहे थे। सही है। वो मान अच्छा, लो उसकी भी आप वीडियोस बना रहे हैं जी भाई, उसकी इंटीग्रेटेड रीजनिंग पर? इंटीग्रेटेड रीजनिंग की अनफॉर्चुनेटली वीडियोस मैंने नहीं बनाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो है कुछ नहीं। आप यकीन करें कि इंटीग्रेटेड रीजनिंग में कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें जो आपने पहले की हुई हैं, सारी वो चलो चीजें। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। मैं सोच रहा था शायद वो आप वीडियोस बनाइए तो लेकिन उसका इंटीग्रेटेड मैं रीजनिंग बेनिफिट में लूं। अगेन आपने इंटीग्रेटेड रीजनिंग से भी गो थ्रू सही तरीके से होना होता है, क्योंकि अगेन अगर इतना इजी है इसमें आपका परफेक्ट स्कोर लेना, तो फिर आपको परफेक्ट स्कोर ही लेना चाहिए। वो परफेक्ट स्कोर का बहुत हाँ मजा, जी। परफेक्ट स्कोर हाँ जी। देख के ना जो एग्जामिनर होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, एडमिशन कमेटीज बहुत खुश होती हैं, क्योंकि हर किसी का ना परफेक्ट स्कोर नहीं आता किसी भी। आपका जो Q51 तो अगेन आना ही आना चाहिए होता है। और इन तरह की छोटी मोटी चीजों में भी आपका परफेक्ट स्कोर आ जाए, जैसे इंटीग्रेटेड रीजनिंग में और ऐसे में भी आपका 6 में से 6 आ जाए, ये बहुत ब्रिलियंट चीजें होती हैं। चाहे वो थोड़ी, आइडियल। ये हाँ हमेशा जी, जो आइडियल केस है। क्योंकि एडमिशन कमेटीज होती है ना, ये इन चीजों को नोट करती हैं हमेशा, यार दिस इज समथिंग जो कि बहुत क्लासी है। 6 में से 6 आपका आपका आर्गुमेंट ऐसे में आपका स्कोर, इंटीग्रेटेड रीजनिंग में आपका परफेक्ट स्कोर 8 में से 8। तो ये बहुत मजे की चीजें होती हैं और ये लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत पड़ जाता है। हाँ जी, और मुझे ये चाहिए भी एक्चुअली। 100%, 100% जी, 100% आपका इंशाल्लाह आएगा भी। और ये कि बिल्कुल हम लोग मेरे ख्याल से ठीक जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसका अंदाजा है कि हम लोग ना हम लोग लेकिन मेरा पता है क्या होता है, आपने मेरे वो सेशंस भी देखे थे जो जीआरई के सेशंस होते थे। मेरा होता था यार कि अगर आपने एक चीज की है ना, तो वो हाँ इस जी, तरह होनी चाहिए कि वो चीज परफेक्शन तक होनी आपकी चाहिए। वो परफेक्शन तक ही पहुंचनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हाँ जी। 10-10 मिनट में, 1 घंटे में 10,000 चीजें कर लें और वो पता चले कि सारी हाफ बेक है, वो हर चीज ही हाँ हाफ। जी, और वो नॉट अ उसमें गुड कोई फायदा सिनेरियो। नहीं हाँ होता। जी। इसलिए मेरे सेशन भी मेरे वो स्टूडेंट, मुझे पता होता था कि वो मुझे गालियां निकाल रहे हैं कि यार 3 घंटे का सेशन है, बंदा 5 घंटे में लेके चला गया है। लेकिन मेरा ये होता है कि अगर कोई एक चीज पकड़ी है तो उसको बिल्कुल टाइम इंडिपेंडेंट होकर वो परफेक्शन तक पहुंचनी चाहिए। उसके हर जो वेरिएशन है वो एटलीस्ट आप उसके साथ कंफर्टेबल हो सके, इतना हम लोग बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लें। हाँ जी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे मेरे ख्याल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अली भाई, कल कल मतलब जब भी कल आपके पास इंशाल्लाह मैं टाइम आपका, मिले मैं थोड़ा या। सा बता देता हाँ हूँ कि जी। आपका बेसिकली ना आपकी ये वर्ड्स यूज नहीं होते, ये वर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं होते, लेकिन आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी ये, लेकिन वो हम लोगों को सिर्फ 1 घंटा चाहिए। और वो आपकी ना 100% एक्यूरेसी में, अगेन उसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि वो भी 5-6 सेकंड्स में आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब मैं एक दिन देख रहा था, ये जो गाइड है ना इंस्टीट्यूट की, पता नहीं किसका सॉल्व किए हैं, लेकिन वो फौरन सॉल्व हो जाते हैं, वो 2-2 ठीक सेकंड है। में सॉल्व हो जाते हैं बाइनोमियल ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के भी। जब आपको अगेन ठीक है रियो, आप ये। अगेन अगेन हाँ जब जी। आपको ना, जब चीजें ना 100% समझ आती है ना, तो जो फास्ट मेथड्स होते हैं ना, फास्ट मेथड्स जिनको हम लोग स्क्रैपी अप्रोचेस कहते हैं, 5 सेकंड्स आंसर्स, 3 सेकंड्स में आंसर्स, वो उसी वक्त आपके अप्लाई होते हैं जब आपकी ना फंडामेंटल्स क्लियर होती हैं, 100% हाँ फंडामेंटल्स। जी। तो बस आप ये ठीक देखें, है, एक दिन और ले लें प्रोबेबिलिटी में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बेशक मैं कोई चेक मसला नहीं, करूं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप बाकी उनके टाइम बहुत है अली कोशिश भाई। करें। हाँ जी, टाइम और बहुत है। मैं ना, इंशाल्लाह मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। मैं ना मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो वर्बल सेक्शन है ना, वो एज सून एज जितना जल्दी मतलब बेहतर तरीके से मैं उसको खत्म कर सकता हूँ ना, उसको मैं ले जाऊँ, और बाकी टाइम मैं अपना क्वांट को जितना फोकस कर सकता हूँ उतना फोकस करूँ। बेहतरीन है, बेहतरीन है। अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रेपरेशन तो वर्बल फोकस होनी चाहिए थी, लेकिन सामो नहीं ये आपकी, मैं क्वांट फोकस हो गई है, आपकी और वो देखिए रीजन इंशाल्लाह भी आप है उसका। यकीन करें, आप अगर वर्बल से फारग हो चुके हुए ना, तो आपकी मैथ्स है ही कुछ नहीं इमरान भाई, कुछ भी नहीं हाँ है जी। मैथ्स, कुछ भी मैथ्स नहीं हाँ है। जी। थोड़ा सा, थोड़ी सी लेंथी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन है कुछ भी नहीं।
बिल्कुल 6-6 7-7 10-10 सेकंड के आंसर्स होते हैं, ये कुछ भी हाँ नहीं है जी, मैथ्स, ठीक आप है यकीन करें कि कुछ भी इंशाल्लाह। नहीं है। और अमूमन असल में अमूमन वर्बल में जो सबसे बड़ी हेल्प है ना अली भाई, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी सेंटेंस करेक्शन की वीडियोस है ना, वो आपने पता नहीं कैसे बनाई है, लेकिन वो आप ही बना सकते हैं शायद। बेहतरीन है, बेहतरीन। बस आपने हाँ बस जी, उसमें नंबर लेके आने हैं, ताकि हमें फिर उसके हाँ वो जी, मैं आपको सेंटेंस करेक्शन माशाल्लाह आपकी वीडियोस बहुत जबरदस्त है, मतलब आप जितनी भी उनकी तारीफ की जाए ना कम है। बस बेहतरीन है, बेहतरीन है। इंशाल्लाह हम लोग और भी इस हाँ तरह का जी, देख रहे हैं कि और भी ना थोड़ा सा डेटा हम लोग क्रिएट करें, जैसा क्रिटिकल रीजनिंग का डेटा क्रिएट करते हैं, क्योंकि हाँ वो जी, अगर वो भी आप बनाएं तो यकीनन वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बेहतरीन 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 बेहतरीन। हाँ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हाँ चलें जी। फिर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। चलिए ठीक है जी, आप मुझे ना वो पिछली वीडियो भेज दीजिएगा जो आपने मैं रिकॉर्ड की है, आपको जो वो मतलब उसको प्रोबेबिलिटी की मैं वीडियो मैं दोबारा। जस्ट अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, हमारा बस जो रह गया है ना प्रोबेबिलिटी में, वो हम्म, हमारे रह गए हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आउटकम्स जो होती हैं सिर्फ दो आउटकम्स होती हैं, या फिर रेन हाँ जी, वो होगी हमने या फिर रेन नहीं होगी, या या नहीं होगी। फिर हाँ जो जी, है वो डार्क माउथ में हिट करेगा, या फिर वो मिस करेगा, या फिर हिट नहीं हाँ करेगा, जी, और कुछ या फिर मैंने डाइस वाले क्वेश्चन भी में क्वेश्चन थे शायद। हाँ जी, बिल्कुल जो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज नहीं आता, लेकिन इसकी पहचान ये होती है कि सिर्फ आउटकम्स जो है वो दो आउटकम्स हैं, तो रेन या फिर ठीक है, रेन नॉट। हिट ठीक है, करेगा डाउट माउथ में, या फिर हिट नहीं करेगा, मिस करेगा, नहीं करेगा, या फिर मेरा हेड ठीक आ है, जाएगा, या फिर मेरा टेल आ जाएगा। मैंने अगेन ये जो होती है ना, जहां भी दो आउटकम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली ये 3 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाता है, 3 सेकंड में, 30 सेकंड नहीं, 3। इंशाल्लाह। तो ये कि ये आपका रह गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों ने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। ये वर्ड जो होते हैं यूज नहीं होते, लेकिन ये पहचानना इनको होता है, वो बिल्कुल आसानी से पहचाने जाते हैं। जैसा प्राइम नंबर का जो वर्ड होता है वो यूज ही नहीं होता पूरी जीमैट में, लेकिन उसकी पहचान आ जाती है, इफ अ नंबर हैज टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, उसका मतलब ये होता है 100% के प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो हाँ ये जी, भी जो हाँ जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आपके वर्ड यूज नहीं होते, कभी भी वर्ड यूज नहीं होते, लेकिन आप इनको हमेशा पहचान लेते हैं जैसा कि वहां पे इसको डिफाइन किया जा रहा होता है। अगेन सही बाइनोमियल है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हो जाएगी, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रह जाती है। इसमें एक थ्योरम लगता है, जो अगेन थ्योरम आपने अगर अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी थी ना, जो प्रोबेबिलिटी, वहां पे हम लोग पढ़ते थे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम शायद आपको याद हो, स्टोकेस्टिक्स में इंजीनियरिंग में बहुत हाँ ज्यादा जी, होता है बेस थ्योरम, स्टोकेस्टिक में हर टीचर ही करवाता है, और अगेन वो बहुत ही हाँ उसके जी, ऊपर मजा लगाते हैं। मतलब नाम जो वर्ड है वो समवेयर रिंग्स अ बेल, सुना सो होगा ये, लेकिन। अगेन हर हाँ जी, इंजीनियर ने काफी ज्यादा की होती है। हाँ जी, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल। बेस थ्योरम सिर्फ लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ बेस थ्योरम लग रहा है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी मार्बल्स में भी आ जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी बाइनोमियल में भी आ जाती है, इसलिए ये लास्ट आपका सेशन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस ठीक है, थ्योरम होता है, एक और स्टेप होता है, और बेस थ्योरम में और गेम ठीक कुछ है, भी नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ ये भी फिर 5 सेकंड की गेम ही हो जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस ये दो चीजें रहेंगी, फिर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, अगेन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और फिर स्टॉपिंग प्रोबेबिलिटी अगेन आपकी मैथ्स के, अगेन ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स जो होती है उसमें काउंटिंग आपके यार काउंटिंग तो मेरी 100% होगी। मैथ्स में हर कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका परफेक्शन पे जाता है, और इसी की वजह से जो मैथ्स है वो आपकी बहुत ही ईजी मैथ्स है जीमैट की। और Q51 इनफैक्ट अब 19, एक वक्त होता था कि 99 परसेंटाइल होता था, फिर एक वक्त आया कि 98 परसेंटाइल, अब ये 97 परसेंटाइल में जा रहा है, यानी कि बहुत ही बंदे के आपके Q51 आता है, क्योंकि मैथ्स में है ही कुछ नहीं, है हाँ ही जी, कुछ नहीं। आप यकीन ठीक है, करें कि मैंने मैथ्स को छोड़ इसलिए दिया था, मुझे था ये डर, ये था कि मैथ्स अगर मैं पढ़ाता रहूं तो मुझे स्टूडेंट ही नहीं मिलने, क्योंकि ये तो हर बंदा खुद ही कर सकता है मैथ्स। और मैथ्स में आप परफेक्ट वो लेके आना एक बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी मसला ही नहीं है, जैसे सिर्फ हाँ जी, 20 दिनों की प्रिपरेशन के बाद आप परफेक्ट स्कोर लेके आ सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलें, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी, ओके, बहुत हाँ। शुक्रिया जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।